नमस्कार। और आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल, जिसके अंदर स्थल आकृतियाँ। स्थल आकृतियाँ का मतलब होता है स्थल की आकृतियाँ। कुछ ज़मीन होती है, ज़मीन की आकृतियाँ, कि भाई ज़मीन पर किस प्रकार की आकृति होती हैं। और इसका पार्ट क्लास 1 पहली क्लास इसकी बन चुकी है और आइए सेकंड क्लास है। वैसे तो खूब सारी क्लास हमने विश्व भूगोल की बना दी है, लेकिन जब स्थल आकृति की बात आती है तो पहली दूसरी क्लास है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अब इस क्लास में क्या बात है, इस क्लास में हम ये जानेंगे कि आंतरिक स्थलाकृति किस प्रकार बनती है, वो 2 पॉइंट आ रहे हैं। और फिर देखेंगे फिर बाहरी आकृतियाँ, कि भाई बाहर क्षेत्र में किस प्रकार आकृति बनती है ना। जैसे हम आम क्षेत्र में हम आकृति दिखती हैं, तो वो आकृति बनी कैसी है, थोड़ा सा वो देखेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। देखिए, जब आंतरिक में 2 पॉइंट और मतलब कि छूट गए थे, जिसके अंदर ये थे। एक तो थी सिंडर शंकु। कौन था? सिंडर शंकु। स्थलाकृतियाँ पहले ये लिख देते हैं, स्थलाकृतियाँ। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सिंडर शंकु। ये रह गया था सिंडर शंकु। उल्टा क्यों जा रहा है? सिंडर शंकु। ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है। अब इसमें जब ये जमीन है, ठीक है ना, ये तो ऊपरी सतह है, ये नीचे सतह है। अब इसमें क्या होगा, इसके क्षेत्र में राख एवं अवशिष्ट पदार्थ, दो चीज ध्यान रखनी है आपको। इसमें राख व अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, कूड़ा कचरा है ना, पेट्रोल जैसे कोई मरे हुए वगैरह कुछ भी हो सकते हैं अवशिष्ट पदार्थ, जो इसके अंदर शामिल होते हैं, राख होती है। अब क्या होगा, अब यहाँ तक राख हो गई। अब ऐसे लिख के बताते हैं, यहाँ तक राख हो गई, फिर अवशिष्ट पदार्थ हो गए, राख हो गई, अवशिष्ट पदार्थ हो गए, राख हो गए, अवशिष्ट पदार्थ हो गए, राख हो गई, राख हो गई, राख हो गई, अवशिष्ट पदार्थ हो गए, अवशिष्ट पदार्थ हो गए, राख हो गए, अवशिष्ट पदार्थ हो गए। इस प्रकार की जब श्रृंखलाएं बनती हैं, इस प्रकार के जब शंकु बनते हैं, तो उसको हम कहेंगे सिंडर शंकु। क्या कहेंगे? सिंडर शंकु। तो ये तो बात आपको सबको पता है कि इसको बोले हम सिंडर शंकु। फिर इस सिंडर शंकु के अलावा और किस प्रकार के शंकु होते हैं, दूसरा हम वो देख लेते हैं, कंपोजिट शंकु। देखा ना। अब ये शंकु क्या होता है, आपको बता रहे हैं कि स्थल आकृतियाँ, इनकी इसके जमीन के अंदर हमें आकृति किस प्रकार देखने को मिलती है, उस आकृतियाँ के बारे में देख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे खूब आएंगे, इस प्रकार की आकृति कौन से देश के अंदर है, कहाँ पर इसकी प्रसिद्धि है ना, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, तो इसके बारे में भी पूछेंगे, वो भी बताएंगे। उसे अब ऐसे नहीं पूछेंगे भी सिंधु शंकु किसे कहते हैं, वैसे नहीं आएगा। लेकिन ये सिंधु शंकु है क्या, कहाँ पर, जैसे कंपोजिट शंकु के बारे में बात करें, वो कहाँ पर है, तो उसके बारे में ऐसे पूछेंगे, तो ध्यान रखना है। फिर देखिए कंपोजिट, कंपोजिट क्रेटर काल्डेरा, ये चीजें ध्यान रखनी। ठीक है। अब कंपोजिट में क्या होता है, तो वही बात यहाँ पर आती है। देखिए ये राख हो गई, ठीक है ना, ये हो गई, राख हो गई। और यहाँ पर और कुछ पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं, राख के अलावा। क्या होते हैं? राख के अलावा और कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो जैसे राख होती है, जल हो गए, राख हो गए, राख हो गए। तो इस प्रकार के जब अवशिष्ट पदार्थ इसके अंदर शामिल होंगे, क्या होंगे? अवशिष्ट पदार्थ इसमें जब संख्या शामिल होंगे, तब इसको हम क्या कहेंगे, है ना। जैसे पानी की तरह लावा होता है, क्या होता है? लावा, मैग्मा। लावा तो ऊपर आता है जब लावा बनता है, पहले मैग्मा ही होता है ना। अब राख हो गई, फिर मैग्मा हो गए। मैग्मा पानी की तरह नहीं, गैस की तरह होता है मैग्मा। अब यहाँ अवशिष्ट पदार्थ आता है मैग्मा। अब मैग्मा कैसे बनते हैं, देख बाबू, इस मैग्मा के बारे में कैसे बनता है, इसकी हमने क्लासें खूब बना रखी हैं, लेकिन वो देख ही लेना। फिर भी बट बता ही देते हैं कि इसके बारे में कैसे बनते हैं मैग्मा, क्योंकि आप इस क्लास को छोड़ के फिर देखने जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। देखिए मैग्मा क्या होता है। मैग्मा कैसे बनता है,
जब जमीन के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, कैसे गर्मी उत्पन्न होती है, जैसे कोई जो प्लेट वगैरह आपस में टकराती हैं, है ना, जैसे करंट उत्पन्न होता है, जैसे बादल आपस में टकराते हैं तब बिजली उत्पन्न होती है ना, बिजली चमकती है ना, जब बादल आपस में टकराते हैं, तो उसी प्रकार जमीन के अंदर प्लेटें आपस में टकराती हैं, या फिर प्लेटों के एक दूसरे पर दबाव होने के कारण उसमें गर्मी उत्पन्न होती है ना, गरम गरम गैसें बनने लगती हैं। तो वो गैसें क्या करती हैं, दबाव को तोड़ते हुए, परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और इस बाहर निकलने की कोशिश करती हुए जगह जगह चूर चूर कर देती हैं जमीन को, जो परतों को। तो वो क्या हो जाता है, मैग्मा हो जाता है। और वही मैग्मा यहाँ से निकलने के भी यहाँ मैग्मा बना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बना है, मैग्मा बना है, बनाने मैग्मा। अब मैग्मा क्या करेगा, यहाँ से धीरे 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 बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो कुछ राख भी इसके अंदर शामिल होगी। क्या होगी बाबू, राख भी शामिल होगी। तो यही राख, यहाँ पर राख हो गई, यहाँ पर मैग्मा हो गया, राख हो गई, मैग्मा हो गई। मान लीजिए यहाँ तक मैग्मा है। सर आप बोलेंगे मानने से क्या होता है, अब मानने से सब होता है ना। वैसे किसी दूसरे का चाहिए मेरे भाई पे, ऐसे मारने से थोड़ी होगी, झूठ मारेंगे, वैसे नहीं मानना है। एमर जो मारने का जो तरीका होता है, ये पढ़े वाला मटेरियल है कि बोलेंगे, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं। देखिए आप बोलेंगे सर हमने सोचा नहीं, आप ही ने बोला, लेकिन आप ये भावनाएं समझ सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए मैग्मा क्या था, है ना, मैग्मा बता दें क्या होता है। यहाँ तक तो मैग्मा हो गया, फिर आगे राख हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, और राख हो जाती हैं, और यही एक स्तंभ की तरह ऐसे खड़ा रह जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट शंकु कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कंपोजिट शंकु कहेंगे, है ना। और जब यहाँ से इस प्रकार के ये निकलेंगे, है ना, ये देखिए ये, है ना, अब इसमें से गैस ये निकल रही है, तो फिर ये ऐसे गड्ढा पड़ जाएगा यहाँ पर, कैसे पड़ गड्ढा, देखिए यहाँ पर, है ना। और फिर यही जो मैग्मा जो राग निकल रही है, धीरे 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 यहाँ पर गिरने लगेगी। क्यों होने लगेगी, यहाँ पर गिरने लगेगी। तो यहाँ पर इतनी बार निकल गई, यहाँ तक तो फिर जमीन है ना, तो फिर ऊपर निकल के नीचे जाने लगेगी। ये हो गई जमीन यहाँ पे, ठीक है ना, हो गए ना। तो इस प्रकार जब ये गिरने लगेगी तो इसको कहेंगे क्रेटर। क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना है, इसको क्रेटर कहेंगे। और फिर पायरोक्लास्ट बहाव, जब ये अब आएगा इसको कहेंगे पायरोक्लाइट बहाव। क्या कहेंगे, पायरोक्लाइट बहाव कहेंगे ना। बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे बोलेंगे जब क्रेटर से जो निकलने वाला, क्रेटर से आगे जब वो मैग्मा लावा निकलता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पायरोक्लाइट, पायरोक्लाइट रा, क्या कहेंगे, पायरोक्लाइट बहाव कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी। अब पायरोक्लाइट बहाव हो गया, फिर राख हो गई, ये मैग्मा हो गई, और इसके बाद में ये तो भी निकल रहा है, क्या है, निकल रहा है पायरोक्लाइट बहाव निकल रहा है। और इसके जो ये पीछे वाले जो जमीन है, क्या है, ये जो जमीन है इसको कहेंगे राख की परत कहेंगे। ये धीरे धीरे राख की परत से ये जमीन बनी है, किससे बनी है, राख की परत से ये जमीन बनी है। तो याद रह जाएगा कि अभी ये बनी है, राख की परत से जमीन बनी है ना। फिर इसके जो लावा मैग्मा बना है, और ये राख की परत से बनी है, ये लावा मैग्मा से बने हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सर। फिर क्या है, जो ये कंपोजिट शंकु है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। देखिए कंपोजिट शंकु के संबंधित जब क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं कि इस ये जो शंकु है ना, कंपोजिट शंकु है, वो कौन से देश के अंदर है। वो देश के अंदर हम जब नाम लेते हैं तो इसके एक महत्वपूर्ण देश आते हैं। जापान आते हैं, जैसे जापान आते हैं, फिलीपींस आते हैं, इटली आती है। तो देखिए इटली के अंदर ये एक ऐसा स्तंभ है, किसमें, इटली के अंदर। ये आप लिख के लेना, ये आप बोलना ही नहीं है, यही पूछेंगे। इटली में इस्ट्राम्बुलो, इस्ट्राम्बोलो, इस्ट्राम्बोलो कंपोजिट शंकु, कंपोजिट शंकु, याद रह जाएगा ना, ठीक है। इटली में इस्तांबुलो कंपोजिट शंकु इटली के अंदर। जापान के अंदर
जापान थोड़ी है, जापान है। कहाँ लिखे? जापान के अंदर। फ्यू जी यामा, फ्यूजियामा कंपोजिट शंकु कहाँ पर है? जापान में है। तो यही लिखनी है और बड़ी चीज आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है ना। फ्यूजियामा शंकु जापान के अंदर। फिर आता है इटली के अंदर, सॉरी इटली बता दिया ना, फिलीपींस आता है। फिलीपींस, इसमें है मेयोन। क्या है? मेयोन कंपोजिट शंकु कहाँ पर है? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मेयोन कंपोजिट शंकु कहाँ पर है, या फिर आरएस जैसे बड़े लेवल में क्वेश्चन पूछेंगे तो मतलब कि ऐसे कांस्टेबल होते उस पर कुछ नहीं निकलते, नहीं निकलते, फिर ऐसे ही पूछेंगे, इसे कोई एक दे देंगे। लेकिन जब आरएस जैसे है ना, आरपी, जब आरपीएससी क्वेश्चन का एग्जाम करवाती है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? इसमें पूछेंगे इन पर मिलान कीजिए, जापान दे देंगे, फिलीपींस दे देंगे, इटली दे देंगे और अमेरिका दे देंगे। चार चार ही होता है ना, ऑप्शन में चार ही देता है, फिर चारों के अंदर क्या बोलेंगे? मिलान कीजिए, है ना। मिलान के आधार में बताइए कौन किसका है, कौन कौन सी जगह के है। वहां पर बहुत बड़ी परेशानी होगी, छोटी परेशानी नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि पढ़ के तो हम जाते हैं, लेकिन इतना एग्जैक्टली याद हमें नहीं रहता कि हाँ नहीं ये तो यही जगह का है, नहीं होता ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलीपींस मेयोन, फिलीपींस पींस मेयोन। जापान फ्यूजियामा, फ्यूजी, जी का मतलब होता है जीजा, जीजा, है ना, जीजा, यानी कि जापान फ्यूजियामा लगा देना। फिलीपींस, फिलीपींस मेयोन, फिलीपीन न न यानी मेयोन न, फिलीपींस मेयोन, ठीक है ना। इटली के अंदर क्या है? इस्ट्राम्बुलो, इटली, ट का मतलब इस्ट्रा। सर आप तो बहुत सरल बता रहे हैं, याद हो जाएगा, निकालना ना कैसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है अमेरिका। कौन सा आता है? अमेरिका, अमेरिका। देखिए अमेरिका की एक बात आती है, अमेरिका में कौन सा प्रसिद्ध है, सॉरी अमेरिका में कौन सा है मतलब कि कंपोजिट शंकु, वो देखते हैं। अमेरिका में ओरिगन, अमेरिका में कौन सा है? ओरिगन है, और सस्ता है, ओरिगन सस्ता। तो अमेरिका के अंदर ये महत्वपूर्ण है, ओरिगन है अमेरिका के अंदर और सस्ता है, तो ये ध्यान रखनी है। अमेरिका के अंदर कौन सा है और इसके अंदर कौन सा है? रेनियर वुड सस्ता। अमेरिका में कौन सा है? ओरिगन नहीं है, रेनियर है ना, रेनियर। ओरिगन मतलब वो है नदी वाला है, रेनियर वुड सस्ता, ठीक है ना। ये तीन है अमेरिका में। सर ये कैसे याद रहेंगे? अमेरी री 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 ये रहा, ठीक है ना। अमेरिका हुड, डू डू का मतलब होता है हु का मतलब गुड़। गुड़ सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अमेरिका में। अमेरिका वाला गुड़ मस्त है ना, अच्छा है अमेरिका वाला गुड़। तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एकदम क्यूट रहते हैं ना। वैसे हमारा वाला कम नहीं है राष्ट्र में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री वो वहाँ का राष्ट्रपति और हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री सेम होता है। तो देखिए वहाँ के इतने, देखिए गुड़ वहाँ पर ज्यादा मिलता है, फिर मिलता है सस्ता। सर गुड़ सस्ता मिलता है, हाँ अमेरिका में सस्ता मिलता है गुड़। सर ये तो आपने कमाल कर दिया, तीनों ही हाथ हो गए। और गुड़ लाते कैसे हैं? रेनियर से, जो पहले रेनियर होता था गाड़ी के पहले रेनियर बोलते थे, रेंडियर, है ना। तो रेनियर रेंडियर होता है, तो उससे से लाते थे गुड़। तो ये याद रह जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए करेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब करेक्टर कहता है, करेक्टर मैंने बता दिया, तेरा करेक्टर ढीला है ना, वो हमारा करेक्टर नहीं है, यहाँ पर करेक्टर दूसरा है। वो ऐसा गाना तो मेरे को नहीं याद आ रहा, लेकिन फिलहाल करेक्टर तेरा ढीला है, ऐसा कुछ गाना यही है, पीछे वाली जो है ना लाइन वो याद है। चलो जो भी है छोड़ो इसको। अब देखिए करेक्टर जो मैंने बताई वही थी ना, ये यहाँ पर जो जम जाता है ना, लावा मैग्मा निकलता है, सॉरी राख निकलती है एक स्तंभ की तरह निकलते हैं ना, और यहाँ पर जब ये जम जाती हैं इसको बोलते हैं करेक्टर। क्या बोलते हैं? करेक्टर।
ये तो जमीन है ना बाबू, ये जमीन है ना जमीन। तो इसी जमीन पर जब पानी भर जाता है तो क्या बोलेंगे, क्रैटर झील। क्या बोलेंगे, क्रैटर झील। और यही क्रैटर झील विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, क्रैटर झील। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्रैटर झील के जो संबंधित है कि विश्व की सबसे बड़ी क्रैटर झील कहाँ पर है। कहाँ भटक रहे हो, अपन के पास में ही है फिर। हमारे देश से समझ, जो देश से सबसे करीब जो देश होते हैं, जो जो पास में देश होते हैं, उसके अंदर क्रैटर झील है, कोई बाहर थोड़ी ना है। हम भी मान है, अभी हमारा देश पड़ोसी भी मान होता था, हम पांच होते हैं ना। क्रैटर झील कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है सर। इंडोनेशिया के अंदर वहां पर क्रैटर झील है क्या, हाँ। लेकिन उसका नाम क्या है, सुमात्रा। सुमित्रा एक लड़के का नाम होता है, इस झील का नाम है सुमात्रा। चलो एकदम सही लिखते हैं क्लियर तरीके से। क्रैटर झील, क्रैटर सुमात्रा झील, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रैटर झील है सुमात्रा झील। और इसी को टोबा झील कहते हैं सर। क्या कर दिया, टोबा झील, टोबा झील, टोबा झील। और ये इसी प्रकार जो अमेरिका के अंदर क्रैटर झील है वो ओरिगन झील है। कौन सी है, ओरिगन झील। सर ये तो अमेरिका से याद रहेंगे। अमेरिका में अ पहले आता है, अमेरिका में क्या आता है पहले, अमेरिका में ओ पहले आता है ना, तो यही ओरिगन झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिगन झील हो जाएगा ना। ठीक है साहब, याद रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। महा महाराष्ट्र में लोनार झील है। कौन सी है, लोनार झील, क्रैटर झील है। ऐसे पूछेंगे भारत में क्रैटर झील के अंदर कौन सी झील है, तो वो लोनार झील भारत में क्रैटर झील में शामिल होती हैं। फिर जापान के अंदर आसो झील है, वो एक क्रैटर झील है। जापान में कौन सी है, जापान में आसो झील। आसो, आसो वेयर, मारवाड़ी में बोलते हैं आसो वेयर के करियो, वो बात है ना। तो वो बहुत ही, जापान में आसो झील है, वो क्रैटर झील के अंदर शामिल होती हैं। तो ये होती है क्रैटर झीलें। क्या होती हैं, क्रैटर झीलें। ठीक है ना। हमारी कंप्लीट हो गई झीलें, क्रैटर झीलें वाले। क्रैटर के अंदर कौन सी क्रैटर झील थी, कालडेरा। देखिए कालडेरा इसका बड़ा रूप है। कैसे सर बड़ा रूप है, ये तो कैसे समझेंगे। देखिए ये चीज होती है, तो इससे जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा क्रैटर झील। और इसी का जब ये बड़ा रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा कालडेरा। क्या हो जाएगा, कालडेरा। तो याद हो जाएगा कालडेरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये होगी कालडेरा झील। ठीक है ना। इसके बाद एक शंकु होता है परपोषी शंकु। कौन सा होता है, परपोषी शंकु। परपोषिक शंकु, या कहते हैं जमीन के अंदर ही बनती है। अब देखिए वो जब कंपोजिट शंकु जब निकल आता, राग मैग्मा, राग मैग्मा, राग मैग्मा, राग मैग्मा, राग मैग्मा, राग मामू मैग्मा निकल आता ना। और जब इसी के ऊपर जब दबाव लगने लगता है, किसका दबाव लगेगा, परता का दबाव लगेगा। हमारा थोड़ा ना, हमारे लगेगा। हम धरती पर निवास करते हैं, हमारे वजन तो होता ही है ना। हमारा कितना होता है, कुछ नहीं होता। हम जमीन से ही बनते हैं, जमीन से ही खत्म होते हैं, हमारी राख वहीं खत्म होती है। तो फिर हमारा तो वजन है ही क्या। ठीक है। देखिए इन पर जब दबाव लगता है, प्लेटा का दबाव लगता है, वजन से दबाव लगता है, और यदि यही राग मैग्मा कोई परत, मजबूत परत आ जाती है जिसमें निकलने की समस्या होती है, तो फिर तो अब मान लीजिए कोई एक बोतल होती है, ये बोतल होती है ना। अब यहाँ पर जब ये ढक है, ये ढक मजबूत है, इसका ढक मजबूत होगा, ढक्कन, तो क्या ये इसका पान जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसका जो कोल्ड ड्रिंक्स वो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो वही बात होती है,
अब यहाँ पर एक परत का ढक जब मजबूत आ जाता है वो इस बाहर नहीं निकल नहीं पाती है, तो इससे पास से निकल जाती हैं, अनेक श्रृंखलाएं बन जाती हैं शंकु बीच में से। इसी को क्या कहेंगे, परपोषित शंकु कहेंगे। और इस प्रकार का शंकु सिसिली के अंदर है माउंट एटना, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, माउंट एटना। माउंट एटना, माउंट एटना एक वह शंकु है जो सिसिली के अंदर है। कहाँ पर है? सिसिली के अंदर है, जो परपोषित शंकु का एक सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखिए, परपोषित शंकु बाद में ज्वालामुखी पलक डोम आता है। क्या आता है? ज्वालामुखी पलक डोम। ज्वालामुखी पलक डोम, देखिए मतलब कि जमीन के नीचे जब ज्वालामुखी निकलती हैं दबाव के कारण, है ना, एक विस्फोट होता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ज्वालामुखी निकलती हैं, और यही ज्वालामुखी एक स्तंभ के रूप में निकलने लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? एक स्तंभ के रूप में ज्वालामुखी जब निकलने लग जाती है, ये ज्वालामुखी एक धीरे धीरे निकलती है, इनको जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये निकल जाती हैं। क्या है? ज्वालामुखी निकालनी है तो हम निकाल लेंगे, हम बैठे हैं निकालने के लिए। यहाँ क्यों बैठे हैं? ज्वालामुखी निकालने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। तब ये ज्वालामुखी निकल रही है, एक स्तंभ के रूप में होगी, तो इसको पलग डोम क्या कहेंगे? पलगे, पलग, पलग यानी कि पलंग। पलग का पलंग ले लेते हैं, और पलंग की जो पैर होते हैं वो कैसे हैं? सीधा होता है ना, वो एक स्तंभ की तरह होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पलग कहेंगे। फिर डोम, डोम से आप ले लीजिए डेविल टावर। सर क्या कर दिया? यही डेविल टावर है जो ज्वालामुखी पलक डैम का सबसे बड़ा डेविल टावर है। टावर ही कहेंगे ना, टावर की तरह सीधा होता है और जमीन के अंदर है, यह मतलब कि डेविल टावर है। क्या है? ये डेविल टावर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है? वायमिंग राज्य में। कहाँ है? वायमिंग राज्य में है। कहाँ पर है? मतलब कि जैसे अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, वायमिंग राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर डेविल टावर है। अमेरिका के अंदर एक जगह पड़ती है, मतलब वायमिंग सेमिंग है ना, वहाँ पर डेविल टावर है, जो एक ज्वालामुखी पलक डैम का सबसे बड़ा स्रोत है। याद आ जाएगा ना। ऐसे आएगा डेविल टावर कहाँ है, क्वेश्चन यही पूछेंगे। जब मानचित्र में पूछते हैं ना तो कि डेविल टावर कहाँ है, यही बात को पूछने की बात होती है, कौन से देश में है, तो वो अमेरिका हो गया। अब डेविल टावर क्वेश्चन पूछेंगे, डेविल टावर ऐसे ऑप्शन में भी पूछ सके हैं, डेविल टावर कौन सा मतलब कि शंकु है ना, ऐसे ही पूछ सकते हैं ना, कौन सा शंकु है, तो वो ज्वालामुखी पलक डैम शंकु है। सीधी बात आपको यह ध्यान रखनी, और इससे बड़ी कोई बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है ना। फिर इस ज्वालामुखी पलक डैम के बाद में जो आता है वो होता है कुमुलो डैम, ठीक है ना, कुमुलो डैम, कुमुलो डैम। और जब इसी प्रकार की जब ये आकृति बनने लगती हैं, गोल गुबंदाकार की बनते ना, इसे कुमुलो डैम कहते हैं। फिर आता है थ्रोडायर, थ्रोडायर, थ्रोडायर। अब थ्रोडायर क्या होता है, देखिए वो भी देख लीजिए। थोलाइड क्या होता है? थोलाइड, थ्रोडायर नहीं होता, थोलाइड होता है, थोलाइड, थोलाइड। अब देखिए थोलाइड क्या होता है। थोलाइड इसी प्रकार की आकृति होती हैं, एक सीधा स्तंभ के रूप में होती है, उसको हम क्या कहेंगे? थोलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? थोलाइड कहेंगे। कि जैसे जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर एक गुबंद के आकार में जब जम जाता है ना, कुमुल हो जाता है, और जब भी काल्डेरा का अम्लीय मैग्मा जब शंकु के रूप में जम जाता है, और इस प्रकार की जब नमी संरचना ना एक अम्लीय शंकु के रूप में जम जाता है ना, इस तरह शंकु इस तरह शंकु के रूप में जब अम्लीय मैग्मा, कौन सा मैग्मा? अम्लीय मैग्मा, अम्लीय
मैग्मा, अम्लीय मैग्मा। अम्लीय मैग्मा शंकु के रूप में जम जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, थोलाइड कहेंगे। फिर बाहरी आकृति के बारे में बात करते हैं। बाहरी आकृति यानी जमीन के बाहर किस प्रकार आकृति बनती है। बाहरी आकृतियां, आप देखिए बाहरी आकृतियां का मतलब नदियों का जब बहाव होता है ना, पानी का बहाव होता है, एक तो पानी के बहाव से आकृति बनती है और दूसरी अपरदन से आकृति बनती है, और तीसरी विस्फोट से, ज्वालामुखी से, मैग्मा से, भूकंप से, उससे आकृति बनती है। तो ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब आकृति में देखते, पहले देखते हैं वी आकार की आकृति। वी आकार की आकृति जिसे गर्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गर्ज भी बोला जाता है। देखिए जब नदियां का बहाव शुरू होता है तो वी आकार की आकृति बनती है, और जब पहले पानी निकलेगा, जब हिमालय से पानी निकलेगा तो वहां पर पहाड़ मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पहाड़ मजबूत होते हैं। तो जैसे ये पहाड़ है ना, अब यहाँ से जब नदी निकलेगी, नदी निकल रही है तो इनको काट नहीं सकेगी। क्या नहीं करेगी, काट नहीं सकेगी। तो ये मजबूत होते हैं, ये एकदम तिरछे रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर चौड़े होगी और नीचे जाते जाते ये तिरछे रह जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर वी बन जाएगा ना, बनेगा ना वी, और यही वी आकार की जो आकृति बनती है जिसे हम गर्ज कहते हैं। और इसी प्रकार की जो आकृतियाँ कहाँ पर हमें मिलती है, सिंधु नदी पर। कहाँ पर मिलती है, सिंधु नदी पर आकृति मिलती है, सिंधु नदी पर। इस प्रकार के हमें गर्ज मिलते हैं, सिंधु नदी पर हमें गर्ज मिलते हैं। कौन सा गर्ज मिलते हैं, जो सिंधु गर्ज हैं। तो सिंधु नदी पर मिलेगा तो वो सिंधु गर्ज में मिलेगा। फिर सतलुज नदी पर मिलेगा, सतलुज, सतलुज। इन पर मिलेगा शिप किला गर्ज, शिप किला गर्ज, है ना। फिर मिलेगा देखिए, फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। भाई यहाँ पर भी तो गर्ज बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। भाई ब्रह्मपुत्र नदी जो सतलुज नदी पर बनाया है, सिंधु नदी पर गर्ज बनाया, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी गर्ज बनेगा। तो इसमें कोई बात नहीं, जब ब्रह्मपुत्र नदी पर जब गर्ज बनेगा तो वो दिहांग गर्ज बनेगा। कैसा बनेगा, दिहांग गर्ज, दिहांग गर्ज। और नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर दिहांग गर्ज। भेड़हार, कहाँ लिखे जा, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, है ना, फिर आगे लिख देते हैं। नर्मदा नदी, भेड़ घाट, संग मर मरीगर्ज। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, नर्मदा नदी पर कौन सा गर्ज बनता है, भेड़ घाट संगमरमरी। सिंधु नदी पर कौन सा बनता है, सिंधु नदी गर्ज, नहीं सिंधु गर्ज। सतलुज पर कौन सा बनता है, शिपकिला गर्ज। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा बनता है, तो फिर बनता है दिहांग गर्ज। नर्मदा नदी पर कौन सा बनता है, संगमरमरी गर्ज। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये चार ही हमें आपको मिलता है। तो आर एस जैसे क्वेश्चन में पूछेंगे, आरपीसी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है, ऑप्शन में पूछ सकती है, सॉरी ये मिलान में पूछेंगे। बताइए इनका मिलान कीजिए, कौन सा गर्ज कहाँ पर मिलता है। नदी का नाम भी दे देंगे, गर्ज भी दे देंगे, लेकिन मिलान कीजिए। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें याद रखना है। सतलुज कैसे याद आएगा, सिंधु नदी तो याद रह जाएंगे, आप लगा देंगे भाई सिंधु नदी का सिंधु गर्ज बन जाएगा, ठीक है। सतलुज कैसे रखेंगे, स का मतलब होता है स सतलुज, किला, याद हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी,
ब्रह्मपुत्र। जब पुत्र जन्मता है तो एक दिहांग, एक नया उजाला होता है, दिहांग होता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र दिहांग गरज। नर्मदा नदी, जब नदी बहती है तो एक भेड़ की, मतलब जब नर्मदा नदी बहती है तो हमें ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी बहती है, उस नदी पर कौन पानी पीता है? भेड़ पानी पीते हैं। तो नर्मदा भेड़ घाट संगमरमरी गरज। याद रह जाएगा ना? ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरे को। देखिए जलप्रपात। अब देखिए ये जमीन है, ठीक है ना? अब यहाँ से ऊपर करते हैं, ऐसे नदी थोड़ी ऊपर, ऐसे नदी थोड़ी आएगी, नदी तो फिर उधर चले जाएगी पानी, तो ऐसे आएगा पानी, पागल की तरह कर ना। देखिए अब यहाँ पर जब नदी पे आ रही है और एकदम यहाँ पर गड्ढा है, जब यहाँ पर पानी गिरेगा तो यहाँ पर जब ये गड्ढा बनेगा वो क्या बनेगा? प्रपात बनेगा। प्रपात वो किसका बनता है? जल का बनता है, तो इसी को हम कहते हैं जल प्रपात। क्या कहेंगे? जल प्रपात। और एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ध्यान रखना इस बात को। एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और वो कहाँ पर है? वो वेनेजुएला में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे, एंजेल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। फिर आता नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये है अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर। फिर आता है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात। यह आता जम्बावी नदी पर। कौन सा, कहाँ पर है? जम्बावी नदी पर। जम्बावे, इनकी जो नदी होती है, इनकी सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। फिर आता है जोग गरसोपा जलप्रपात। या जोग कह सकते हैं, या गपसोपा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गपसोपा कह सकते हैं। या तो उसको जोग बोलेंगे या गपसोपा बोलेंगे। और वो शिवालय की जो नदी चलती है, शिवालय का नदी, वहां पर ये जलप्रपात हैं। शिवालय नदी कहाँ पर चलती है? भारत में चलती है, पता ही नहीं है शिवालय नदी, है ना? भारत के अंदर चलती है, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर चलती है बाबू? कर्नाटक के अंदर चलती है, ठीक है ना? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, है ना? शरावती नदी कौन सी है? लिख देते हैं, जोग या गपसोपा, ठीक है ना? महात्मा गांधी जलप्रपात पर महात्मा गांधी जलप्रपात जोग गपसोपा भी कहते हैं। और ये चलती हैं शरावती नदी पर ना, कर्नाटक में, ठीक है ना? ये बात होती है, ध्यान रखना इस चीज को। जो गरसोपा जलप्रपात, जो गरसोपा जलप्रपात है ना। फिर धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में चलती है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? कंप्लीट है ना? तो ये एक सबसे बड़ा था। और इसके बाद में आता जलोढ़ पंख आता है ना? अब जलोढ़ पंख में क्या होता है? देखिए जब नदी इस तरह से निकलती है, आपने कोई किसान है ना, तो उसने इसका जलोढ़ पंख तो आपने उसने देखा होगा। जो भी किसान का बेटा है उसने तो ये जलोढ़ पंख देखा होगा। कैसे देखा है?
हर कोई किसान का बेटा जलोढ़ पंख देखने थोड़ी जाएगा। अरे बापू घर में खेत में ही देखा है। कैसे देखा है? देखे खेत में जब पानी देते हैं, हर मतलब कि जगह जगह पानी देते हैं भाई, खेत में पानी पिलाते हैं ना। पानी कैसे पिलाते हैं? अब ऐसे पहले धोरी बनाते हैं, धोरी अब आप कैसे बोलते हो वो समझ नहीं आता। इसमें पानी ऐसे बनाते हैं, फिर उसमें नदी की तरह इसमें पानी लाते हैं। यहाँ पर जो पाइप होता है इतने बड़े, यहाँ पर पाइप आ जाते हैं, फिर यहाँ पर पाइप इसको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर पानी आता है, फिर यहाँ पर छोटे 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 से बने होते हैं जिसको हम खोडे बोलते हैं ना, ये ऐसे बने होते हैं। यहाँ पर जब पानी जाता है और यही पानी जब यहाँ पर आता था एकदम यहाँ पर गिरेगा, क्या करेगा? कभी इसको आगे धोरी है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर पानी ले जाना है, कहाँ पर ले जाना? यहाँ पर पानी ले जाना। और एकदम यहाँ पर जब एकदम पानी गिरेगा तो यहाँ पर एकदम जल, ठीक है, यहाँ पर एक आकृति बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि यहाँ तक जितने भी पानी आया था वो कूड़ा कचरा लेकर आया था भाई। खेत में कूड़ा कचरा ही होता है ना, जो पिछली फसल थी उसका कूड़ा कचरा होता है, और वो लेकर आता है और यहाँ के लाके क्या करता है, ये एकदम गोलाई के रूप में जमा देता है। एकदम घूमता है पानी पानी एकदम घूमता है, और वही पानी घूमता तो कैसे बन जाता है? जलोढ़ पंख बन जाता है। याद आया कुछ बात? आया ना? तो इस प्रकार का जब नदियाँ चलती हैं नदियाँ चलती हैं ना नदियाँ, और नदियाँ जब एकदम कभी मुड़ाव करती हैं या फिर सीधी चलती चलती बन सकते हैं, या फिर क्या करते हैं आगे कोई दूर जगह बन जाती है, यहाँ पर बन जाती है, और यहाँ पे पानी निकलना होता है, तो यहाँ पे एक जलोढ़ पंख बन जाएगा। कैसे बढ़ेगा? पंखे की तरह, पंखा होता है ना, उसी पंखे की तरह ये जलोढ़ पंख बन जाता है। मेरे ख्याल से मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी कि जलोढ़ पंख कैसे बनता है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है ना, ये याद रह जाएगा ना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे अगली क्लास में आने वाले नदी विसर्ग गोकुल झील क्या होती है ना, उस झीलों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जलोढ़ पंख देख लिया हमने, फिर नर्मदा जो से झील होती है, गोकुल झील होती है, गोकुल कैसे बनती हैं, जैसे गाय होती हैं, गाय के जैसे खुर होते हैं, उसी प्रकार गोकुल झील बनती है। अब क्लास ये लंबी हो जाएगी, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, मेरे भी और कुछ काम है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, थैंक यू।